नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सेफ्टी वाले प्रोफेशनल में। यहाँ पर हम हेल्थ, सेफ्टी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड बातें करते हैं और आज का मेरा टॉपिक है सेफ्टी इंडक्शन। किस प्रकार से सेफ्टी इंडक्शन की ट्रेनिंग कंडक्ट की जाए, इसके बारे में हम डिटेल में बातें करेंगे। तो सेफ्टी इंडक्शन के लिए जो है आपके पास प्रॉपर सेटअप होना चाहिए। प्रोजेक्टर अथवा बड़ी टीवी होनी चाहिए जो कि लैपटॉप अथवा जो है CPU से कनेक्ट होनी चाहिए, और आपके पास होना चाहिए स्लाइड शो। स्लाइड शो में क्या क्या टॉपिक होगा, तो स्लाइड शो में सबसे पहला आप जो है वेलकम करेंगे। वेलकम करने के बाद जो है आप इमरजेंसी एग्ज़िट के बारे में और नज़दीकी असेंबली पॉइंट के बारे में बताएंगे। नज़दीकी असेंबली पॉइंट और एग्ज़िट के बारे में बताने के बाद HSC इंडक्शन, ये जो ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग क्या है इसके बारे में आप बताएंगे कि HSC इंडक्शन ट्रेनिंग जो है एक बेसिक परिचय होता है कंपनी के रूल्स और रेगुलेशन का। कंपनी के क्या नियम हैं हेल्थ, सेफ्टी, एनवायरनमेंट के लिए, उनकी जो है जानकारी, बेसिक जानकारी दी जाती है। यह कोई जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग नहीं होता है। यह ट्रेनिंग लेना सभी के लिए अनिवार्य होता है। कंपनी की पॉलिसी बताना है और एम बताना है कि HSC इंडक्शन, ये ट्रेनिंग कंडक्ट करने का मतलब जीरो इंसिडेंट हमारा एम है, उद्देश्य है। दूसरा, प्लांट का इंट्रोडक्शन देना है। प्लांट का एरिया क्या है, अगल बगल प्लांट क्या है, प्लांट की लोकेशन कहाँ पर है, और प्लांट के किस गेट से जो है एंट्री लेना है, इन सब के बारे में बताना है। एज लिमिट बताना है, 18 साल से 58 साल या फिर 60 साल, जो है किस ऑर्गेनाइजेशन में क्या एज लिमिट आपके ऑर्गेनाइजेशन में आती है, उस हिसाब से आपको स्लाइड मेंशन करना है, ये बताना है। टाइप ऑफ, इसके बाद दोस्तों हम आ जाएंगे इमरजेंसी पर। इसके बाद इमरजेंसी के बारे में डिस्कस करना है। इमरजेंसी के बारे में बताना है कि इमरजेंसी, कल को काम करने के दौरान साइट पर कोई भी प्रकार का इंसिडेंट हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है, तो उस इंसिडेंट से निपटने के लिए, उस इंसिडेंट वाली सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कंपनी पहले से एक इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान बनाकर रखती है, और उसके बारे में हम बताएंगे। तो किस प्रकार से बताना है कि इमरजेंसी को पहले डिफाइन करना है। इमरजेंसी मतलब आपात स्थिति, ऐसी कोई भी स्थिति जिसमें काम करने के दौरान किसी का नुकसान हो जाए। अभी नुकसान एक आदमी का भी हो सकता है, एक से अधिक आदमी का भी हो सकता है। अभी ये जो इमरजेंसी है ये किस तरीके से हो सकती है, तो एक्सीडेंट हो सकता है, फायर हो सकता है, इन्वायरमेंट स्पिलेज हो सकता है, और नेचुरल डिजास्टर। ये 4 तरीके से हो सकता है। चारों में से कोई भी हो जाए, तो अभी आपके सामने कुछ हुआ, जैसे कि आप काम कर रहे हो, आपके सामने ऐसा कुछ, किसी को चोट लग गया, फायर लग गया, तो आपको पता चलेगा, आप देख लिए, आपको पता चला, तो अभी क्या करना है, आपको अपने सुपरवाइजर अथवा कंपनी का जो इमरजेंसी नंबर होता है, इमरजेंसी नंबर को बताना है। इमरजेंसी नंबर पर आप फ़ोन करेंगे तो वहाँ पर आप सबसे पहले अपना नाम बताएंगे, इसके बाद लोकेशन बताएंगे, टाइप ऑफ इंसिडेंट बताएंगे, और कितने आदमी इंजर्ड है इनके बारे में जानकारी देंगे, और सामने से मदद आएगी अकॉर्डिंग टू नीड। एम्बुलेंस आएगा या फायर ब्रिगेड आएगा या दोनों आएगा। ये तो हो गया कि यदि आपके सामने कुछ होता है तो। यदि आपके सामने ना हो, कंपनी बहुत बड़ी है, इस जगह पर काम चल रहा है, वहाँ काम चल रहा है, वहाँ ऐसा अलग अलग जगहों पर काम चल रहा है, कई साइटें चल रही हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बहुत काफ़ी जगह काम हो रहा है, तो किसी एक जगह जो है ऐसा कुछ एक्सीडेंट हो गया, बड़ा फायर वगैरह लग गया, कंट्रोल से बाहर हो गया, बड़ी दुर्घटना हो गई। अभी कंपनी चाहती है कि बाकी की सभी जगह पर काम बंद किया जाए और सबको सुरक्षित जगह भेजा जाए, तो उसके लिए कंपनी में इमरजेंसी सायरन की व्यवस्था होती है, जिसको कि इमरजेंसी सायरन अथवा इवैक्यूएशन अलार्म बुला जाता है। ये क्या होता है कि इस सबको एक साथ जब सूचित करना पड़ता है कि इमरजेंसी हो गया है, तब बजाया जाता है। और ये इस प्रकार से बजता है कि जैसे बजना चालू हुआ, 10 सेकंड के लिए बजेगा, 5 सेकंड रुक जाएगा, मतलब बहुत स्लो हो जाएगा, एकदम रुक जाएगा, फिर से 10 सेकंड बजेगा, 5 सेकंड रुक जाएगा, 10 सेकंड बजेगा, इस तरह से रुकता बजता हुआ 2 मिनट तक बजता है। और आपको कभी भी ऐसा रुक रुक कर बजता हुआ सायरन सुनाई दे, इसका मतलब आपको जो है, जो भी काम करो, काम को बंद कर देना है। अपने चारों तरफ देखना है कि यदि कोई बंदा जिसका ध्यान सायरन पर न गया हो, अभी वो काम कर रहा है, तो उसको भी बोल देना है कि आप काम बंद करो, कोई बिजली की मशीन वगैरह चला रहे हो, केबल निकाल के रख दो, और अभी सबको साथ में लेते हुए चलेंगे। तो कहाँ चलेंगे, तो असेंबली पॉइंट जाएंगे। अब ये असेंबली पॉइंट होगा कहाँ, तो असेंबली पॉइंट आप कहाँ पर भी काम कर रहे हो आपके नज़दीक में रहेगा, लेकिन इसको आप, अभी इमरजेंसी हुआ है तो अभी ढूंढेंगे ऐसा नहीं,
असेंबली पॉइंट को आप कहीं पर भी काम करने जाइए, नज़दीकी असेंबली पॉइंट कहाँ पर है इसको आप पहले दिन ही पता कर लीजिए और फिर उसको माइंड में रखकर आप काम कीजिए कि वहाँ पर असेंबली पॉइंट, यहाँ हमारा काम करने की जगह और जाने के लिए ये रास्ता। इस तरह से इमरजेंसी सायरन बजने के बाद आप कहीं ऊंची बिल्डिंग वगैरह में हो जहाँ पर लिफ्ट और सीढ़ी दोनों है, तो वहाँ पर ध्यान ये रखें कि हमेशा सीढ़ियों का उपयोग करें नीचे आने के लिए। कभी भी इमरजेंसी के दौरान लिफ्ट का उपयोग न करें। ड्राइवर लोगों को खासकर ये ध्यान देना है कि जब भी इमरजेंसी सायरन सुनाई दे तो तत्काल जो है पहले जहाँ पर भी आप गाड़ी चला रहे हैं गाड़ी को रोकिए, अपने चारों तरफ सुरक्षित जगह देखिए, सड़क से बाहर गाड़ी को वहाँ पर पार्क कीजिए और आप गाड़ी को सड़क से बाहर खड़ी कीजिए और पैदल चलकर आप भी असेंबली पॉइंट आइए। गाड़ी को लेकर असेंबली पॉइंट नहीं आना है और गाड़ी सड़क पर छोड़कर असेंबली पॉइंट नहीं आना है, अन्यथा अभी साइट में एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड जाने के लिए रास्ता नहीं रह जाएगा। तो इस प्रकार सभी लोगों को असेंबली पॉइंट आना है, वहाँ आकर खड़े रहना है। असेंबली पॉइंट इसलिए आना है क्योंकि वहाँ पर सबका काउंटिंग होता है, सभी लोगों की गिनती की जाएगी कि सभी कंपनी के वहाँ पर सुपरवाइज़र, इंजीनियर सभी लोग आएंगे, देखेंगे कि इतने आदमी हमारे आए थे और साथ वाले भी बताएंगे कि हाँ इतना आदमी हम थे, अभी सभी लोग आ गए तो अच्छी बात। यदि नहीं आए हैं तो मतलब अंदर कोई फंसा हो सकता है, उसको निकालने के लिए अंदर रेस्क्यू टीम भेजी जाएगी। तो उसके लिए सब कोई एक जगह रहोगे तब आपको पता चलेगा अच्छे से। तो सबको एक जगह रहना है, इधर उधर नहीं जाना है और वहाँ पर तब तक खड़े रहना है जब तक कि खतरा ख़त्म न हो जाए। खतरा ख़त्म हो जाने पर फिर से एक सायरन बजता है। अब की बार जो सायरन बजता है उसको ऑल क्लियर अलार्म बोला जाता है, जो कि रुक रुक कर नहीं बजता है, लगातार बजता है। बजना चालू हुआ 2 मिनट तक बजेगा और बंद हो जाएगा। तो इस तरह से कंटिन्यू बजता हुआ सायरन सुनाई दे तो इसको जो है ऑल क्लियर अलार्म बोलते हैं। अभी आप साइट पर जा सकते हो, लेकिन अपने इंजीनियर और सुपरवाइज़र की परमिशन के उपरांत या फिर वहाँ पर जो इवैक्यूएशन वार्डन खड़े हैं उनकी परमिशन के बाद, क्योंकि साइट पर जाओगे तो काम तुरंत नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इमरजेंसी सायरन हो जाने पर सभी परमिट जो है ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाते हैं। ऐसा परमिट में जो है मेंशन होता है, परमिट के फॉर्मेट में ऐसा मेंशन होता है पहले से कि इमरजेंसी के दौरान ये जो है परमिट एक्सपायर कर दिया जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, सॉरी। इसके बाद डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताना है। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, कि इस कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से लोग काम करते हैं। सभी जो भी काम कर रहे हैं ये अलग अलग स्टेट से आते हैं, तो अलग अलग संप्रदाय, जाति संप्रदाय के लोग हैं, अलग अलग बोली भाषा के लोग हैं। सबको साथ में रहकर भाईचारे के साथ काम करना है, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है, किसी भी प्रकार का जो है कमेंट नहीं करना है एक दूसरे के ऊपर। सोशल बिहेवियर के बारे में बताना है कि आपका जो व्यवहार है वह सामाजिक होना चाहिए, एंटी सोशल बिहेवियर नहीं होना चाहिए। जैसे कि बात बात में झगड़ा करो, बहुत ही बुरा व्यवहार करो दूसरों, वर्बल वायलेशन आगे चल के फिजिकल वायलेशन में बदल सकती है, ऐसा न करें। सेक्सुअल हरासमेंट का एक टॉपिक होना चाहिए। इसमें बताना है कि यहाँ पर काम करने के लिए पुरुष महिलाएं दोनों लोग काम करने आते हैं, तो आपके द्वारा महिलाओं को तकलीफ़ ना हो, इस बात का ध्यान रखें। अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी में मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी और एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताना है। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप सभी इतनी दूर काम करने के लिए आए हैं, तो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी बनती है कि आपको काम करने के लिए एक सेफ वर्क इन्वायरमेंट दिया जाए। आपको काम के उपरांत काम से पहले आपको जो है कोई भी काम करेंगे उसके पहले आपको ट्रेनिंग दी जाए, आपको कंपनी के रूल्स रेगुलेशन बताए जाएं, जो काम आता हो वैसे ही काम लिए जाएं आपसे, आपको सुपरविज़न दिया जाए साइट में। बार बार आगे यदि आप गलती करते हैं तो वहाँ पर भी बताने के लिए सुपरविज़न और एचएससी पर्सनल होते हैं। ये किसकी जिम्मेदारी? तो कंपनी की जिम्मेदारी है। और पीपीईज आपको दिया जाए, यह कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी मैं एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, तो एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबिलिटी में सबसे पहला आता है टू इंश्योर ओन सेफ्टी। सबसे पहले आप अपनी सुरक्षा करें। वर्कमैन को इस बात का एहसास कराना है कि आप कहीं पर भी काम करें
काम से अधिक इम्पॉर्टेंट आपकी सुरक्षा है। वहाँ पर आप काम करो, वहाँ पर देखो कि आप काम कर सकते हो, काम करने के लायक इन्वायरमेंट है, आपका नुकसान नहीं हो सकता है, तब आप काम करो। सबसे पहला आपकी सुरक्षा, फिर काम। मतलब उनको ऐसा एहसास होना चाहिए कि सबसे पहले हमारी सुरक्षा है, काम जो है सेकेंडरी चीज़, फर्स्ट क्या है तो हमारी सुरक्षा है, इसके बारे में बताना है। दूसरा, आप सुरक्षित हैं तो काम कीजिए। आपके काम से आप सुरक्षित हैं लेकिन दूसरों का नुकसान हो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, तो आपके काम से किसी का नुकसान भी नहीं होना चाहिए। सुरक्षा के जो भी उपकरण कंपनियां देती हैं, अभी देने की जिम्मेदारी कंपनियों की, बट उपयोग करना आपकी जिम्मेदारी है। तो उनको हमेशा अच्छे से उपयोग करना है, ख़राब नहीं करना है, उनका गलत उपयोग नहीं करना है। चोट वगैरह लग जाने पर सुपरवाइज़र को बताना है, फर्स्ट एड सेंटर जाना है। कहीं पर ऐसा कुछ देखो जो कि दूसरों का नुकसान पहुंचा सकता है, गलत काम हो रहा है या फिर अनसेफ कंडीशन है, तो उस चीज़ को सुपरवाइज़र को बताना है, नज़रअंदाज नहीं करना है। क्योंकि काम करोगे आप सभी तो आपकी संख्या साइड में ज़्यादा रहेगी, आप उन चीज़ों को जल्दी ऑब्जर्व कर सकते हो। तो ये है एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबिलिटी। पीपीईज़ के बारे में बताएंगे। बेसिक पीपीईज़ में हेलमेट, जैकेट और सेफ्टी शूज़, ये 3 चीज़ अनिवार्य होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप अंदर आते हैं तो, इंडस्ट्रीज़ में। इसके अलावा जॉब स्पेसिफिक पीपीईज़, जैसा आप काम करेंगे, जैसे कि सेफ्टी बेल्ट हो गया, हॉट वर्क करने के लिए पीपीईज़ हो गई। तो बाकी बहुत सी पीपीईज़ होती हैं जो कि जॉब स्पेसिफिक होती हैं, जैसा आप काम करेंगे। इस पर भी एक स्लाइड होनी चाहिए सभी पीपीईज़ के चित्र के साथ। जनरल सेफ्टी रूल्स में आप सेफ्टी साइन बोर्ड के बारे में बताएंगे कि कंपनी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए सभी तरह के लोग आते हैं, अलग अलग बोली भाषा के लोग आते हैं, कि कोई जो है हिंदी नहीं आता है, किसी को कोई और लैंग्वेज नहीं है, दूसरी लैंग्वेज नहीं आती है, और कोई अनपढ़ भी होता है। तो अभी कहाँ पर क्या करना क्या नहीं करना है, इस चीज़ों को सबको जो है साइट में कहाँ कौन सी जगह क्या करना क्या नहीं करना है, तो सबको पता चले अच्छे से। उसके लिए क्या किया जाता है, सिंबल्स, साइन बोर्ड्स के उपयोग किए जाते हैं। क्योंकि लिख दिया जाए तो कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको नहीं समझ सकता है क्या लिखा गया है, क्या यहाँ बताया जा रहा है करने को, क्या नहीं करने को, कैसे समझ में आएगा। दूसरा, यदि लिख भी दिया जाए आदमी पढ़ सकता है तो कितनी लैंग्वेज में पढ़ सकता है। यहाँ पर काम करने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से लैंग्वेज के लोग आते हैं, किसी को हिंदी नहीं आता है, कोई साउथ इंडियन है उसको हिंदी नहीं आएगा, हिंदी आएगा, हिंदी में लिख दोगे तो दूसरों को प्रॉब्लम, और दूसरों को दूसरी लैंग्वेज में लिख दिया तो हिंदी वालों को प्रॉब्लम। तो इसलिए साइन बोर्ड का उपयोग किया जाता है। साइन बोर्ड में सबसे पहला आता है ब्लू कलर का साइन, मतलब ब्लू कलर, नीले कलर के साइन बोर्ड जो होते हैं वह मैंडेटरी होते हैं, अनिवार्य होते हैं। नीले कलर में कुछ भी बना हुआ है इसका मतलब है कि उसका पालन करना है, जैसे कि पीपीईज़ हो गया, पहनना है। तो इसी तरह बहुत सी चीज़ें जो नीले कलर में बनी है वह अनिवार्य होता है। दूसरा है येलो कलर, पीला कलर। पीला कलर ये वार्निंग सिंबल्स होते हैं, चेतावनी देते हैं वे सिंबल। तो ये जो है वहाँ पर जो है आपको काम करने की इजाज़त देते हैं, बट जो भी चित्र में बना हुआ है उन खतरों से आपको सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। जैसे कि एक्सकेवेशन चल रहा है, हॉट वर्क चल रहा है, इस तरह के खतरे, तो उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है और आप वहाँ पर उनसे सावधान रहते हुए काम कर सकते हैं। रेड कलर ये डेंजर है, कहीं भी रेड कलर से ऐसा कट मार्क हो, राउंड करके कट मार्क, तो ये जो है इन कामों को नहीं करना है, डेंजर मना किया जाता है। और एक आता है ग्रीन कलर। ग्रीन कलर मतलब इंफॉर्मेटिव सिंबल्स होते हैं। ग्रीन कलर में कहीं भी कोई चीज़ें बनी हो, जैसे कि भागने के रास्ते, पीने का पानी, ये सब चीज़ें कि ग्रीन कलर में कुछ है तो वो आपके लिए ज़रूरी है, उनका पालन करना है, उनके बारे में जानते रहना है, जब ज़रूरी हो तब उसका उपयोग करना है। और एक आता है फायर इमरजेंसी। रेड कलर के बैकग्राउंड में यदि कोई सिंबल्स बने हुए हैं, कोई चित्र बना हुआ है, बैकग्राउंड रेड कलर रहेगा, उसमें वाइट कलर से ऐसा कुछ बना हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है फायर इमरजेंसी। आग लगने के दौरान उन चीज़ों का ज़रूरत पालन करना, उपयोग करना है। जैसे आग लग जाने पर सीढ़ियों से भागना, आग लग जाने पर फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करना। व्हीकल और ड्राइविंग के बारे में इसके बाद हम बताएंगे। व्हीकल ड्राइविंग के बारे में प्लांट के अंदर क्या स्पीड लिमिट है। परिसर के अंदर वही व्यक्ति गाड़ी चलाएगा जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, कंपनी के द्वारा ड्राइविंग व्हीकल और ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी गई हो,
कंपनी के द्वारा उसको व्हीकल एक्सेस करने का पास हो, ऐसा व्यक्ति गाड़ी चलाने के लिए अथोराइज है, गाड़ी चलाएगा। वह भी स्पीड लिमिट जो कंपनी के उसके अंदर ही सीट बेल्ट हमेशा लगा कर रखेगा, मुड़ते समय इंडिकेटर का प्रयोग करेगा, सामने वाली गाड़ी से सुरक्षित दूरी बनाकर रखेगा, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग नहीं करेगा, पूरा ध्यान गाड़ी चलाने पर ही रहना चाहिए। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी प्लांट के अंदर बिजली का काम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रीशियन करेगा, उसके अलावा और किसी व्यक्ति को बिजली के कामों को हाथ नहीं लगाना है। सभी कनेक्शन ELCB के थ्रू रूटेड होना चाहिए, ये ध्यान देना है इलेक्ट्रीशियन। प्लग टॉप की बजाय नंगे वायर से सप्लाई नहीं लेनी है। हॉट वर्क, वेल्डिंग, ग्राइंडिंग, गैस कटिंग ओनली अथोराइज पर्सन ही करेंगे, जो कि यहाँ पर हॉट वर्क की ट्रेनिंग लिए हों वही व्यक्ति करेंगे। फायर वॉचर की उपस्थिति में होना चाहिए, येलो कलर का सिंबल वहाँ पर होना चाहिए, वो एरिया बैरिकेडेड होना चाहिए, हाउस कीपिंग मेंटेन होनी चाहिए, ये ध्यान देना है। 1.8 अभी हाइट वर्क की बात करेंगे तो 1.8 मीटर के ऊपर के कामों को हाइट वर्क में कंसीडर किया जाता है। हाइट वर्क करने के लिए वही आदमी अथोराइज होगा जो जिसके पास हाइट पास होगा। हाइट पास कब मिलेगा? तो हाइट वर्क की ट्रेनिंग के उपरांत मिलेगा। इस ट्रेनिंग से अभी जो इंडक्शन की ट्रेनिंग चल रही है, इसके बाद आप हाइट वर्क पर नहीं जा सकते हो। हाइट वर्क में जिसको जाना होगा उसको अलग से हाइट वर्क की ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। इसके फोल्डिंग का काम सिर्फ और सिर्फ इसका फोल्डर करेंगे, सभी कोई नहीं करेगा। एक्सकेवेशन वर्क, प्लांट के अंदर कहीं भी एक्सकेवेशन वर्क हो रहा हो तो वो एरिया बैरिकेशन होना चाहिए और एक्सकेवेशन वर्क के लिए परमिट लेना है। एक्सकेवेशन इस प्रकार से करना है कि मट्टी कोलैप्स ना हो, तो जिस टाइप की मट्टी है उस हिसाब से प्रोटेक्शन लेना है वहाँ पर। बेंचिंग, सोरिंग अथवा स्लोप मेथड जो भी करना है। गड्ढे में आने जाने के लिए सीढ़ी होनी चाहिए। यदि गड्ढा 1.2 मीटर से अधिक गहरा है तो कन्फाइंड स्पेस में कंसीडर होगा, तो वहाँ पर कन्फाइंड स्पेस का पास चाहिए। कन्फाइंड स्पेस की ट्रेनिंग के उपरांत जा सकते हैं, ये ध्यान देना है। लैडर, प्लांट के अंदर कहाँ पर किस ऑर्गेनाइजेशन में कैसी सीढ़ी उपयोग की जाती है उसके बारे में बताना है। अधिकतर जगहों पर एल्युमिनियम की सीढ़ी उपयोग होती है, तो बताना है कि हम यहाँ पर एल्युमिनियम की ही सीढ़ी उपयोग होती है, उसके अलावा दूसरी सीढ़ी का उपयोग नहीं करेंगे। एल्युमिनियम की सीढ़ी को भी अच्छे से चेक करेंगे। सीढ़ी के जो दोनों साइड सपोर्ट होते हैं, जो ब्रेसेस साइड जो किनारे के डंडे होते हैं, उनको अच्छे से चेक करना है। सपोर्ट ब्रेसेस जिनको बोला जाता है, मजबूत होने चाहिए, क्रैक नहीं होने चाहिए, डैमेज नहीं होने चाहिए। अंदर के डंडे जिन पर पैर रखते हैं उनको रंग्स बोला जाता है, उनको अच्छे से चेक करेंगे कि जितने डंडे हैं उतने पूरे होने चाहिए, सभी रंग्स, कोई गायब ना हो। गायब हो गया तो उसकी जगह सरिया डाल के उपयोग नहीं करना है। अथवा उसी तरह से चला लेंगे कि एक डंडा नहीं है, एक रंग्स, तो हम भी एक के बजाय तीसरे पर पैर रख देंगे, दूसरा नहीं है। तो ये क्या है, चढ़ते समय ध्यान दोगे, आते समय जो एक्सीडेंट हो जाएगा, जब ध्यान नहीं रहेगा पीछे तो उसका उपयोग ही नहीं करना है। और मेक शिफ्ट करके अथवा बना करके उपयोग नहीं करना है। जुगाड़ लगाकर जो है नहीं चढ़ना है कहीं भी ऊपर, सीढ़ी का ही उपयोग करें। सीढ़ी को कहाँ पर लगाना है उसको क्लैंपिंग करें, स्लोप मेंटेन करें। 4 और 1 के रेशियो में 4 मीटर ऊपर चढ़ना है तो 1 मीटर पीछे से लगाएं और चेक करके फिर चढ़ें। हमेशा चढ़ते समय चेक कर लेना है। भाड़ा और सीढ़ी पर चढ़ते समय ध्यान देना है। टैग सिस्टम होता है, टैग में यदि हरा वाला टैग है और आप जो है हाइट वर्क ट्रेनिंग लिए हैं, काम का परमिट है तो आप जा सकते हैं। लाल वाला टैग है तो बाकी चीज़ों को नहीं देखना है और जाना नहीं है। नॉइज़ पोल्यूशन की बात करेंगे तो जैसे कि बहुत से खतरे होते हैं उसी प्रकार से आवाज़ भी एक खतरा होता है। तेज़ आवाज़ जो है ये नुकसान करता है। तेज़ आवाज़ में काम करने से कान को क्षति होती है, चिड़चिड़ापन आता है, प्रेग्नेंट लेडीज़ को नुकसान होता है। काम करने के लिए कितना साउंड होना चाहिए, तो काम करने के लिए पहले ये देखा जाता है कि आप कितना देर काम करेंगे। यदि कंटिन्यू आप कहीं पर जो है 12 घंटे काम करते हैं या 8 घंटे काम करते हो तो उस हिसाब से, यदि कंटिन्यू 8 घंटे काम करते हैं तो 90 डेसिबल तक का साउंड। अभी वो तो उसको कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी 85 डेसिबल पर भी लिमिट लगा देती है, तो 90 या 85 जो भी जिस ऑर्गेनाइजेशन में उसको बताना है कि इतना डेसिबल, और 8 घंटे काम करना है तो 80 डेसिबल
ये लिमिट हो गई। अभी लिमिट ज़्यादा है तो वहाँ पर कैसे काम करोगे, तो ईयर प्लग अथवा ईयर मफ का उपयोग करोगे जो भी उपलब्ध है और काम करोगे। अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन के बारे में डिस्क्राइब करेंगे, हाउसकीपिंग के बारे में बताएंगे, हीट स्ट्रेस गर्मी वगैरह पड़ती है तो उसके बारे में बताएंगे, गर्म एरिया है गर्मी के दौरान पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है, और तबीयत वगैरह डाउन लगती है तो हाइट पर नहीं जाना है। HIV और कोरोना वायरस वगैरह से भी रिलेटेड स्लाइड होनी चाहिए। स्नेक बाइट, यदि प्रोजेक्ट ऐसा है कंस्ट्रक्शन वगैरह है तो वहाँ पर स्नेक बाइट का प्रॉब्लम होता है तो उसके बारे में भी बताना है कि सांप वगैरह दिखे तो उसको मारना नहीं है, डिस्टेंस मेंटेन करते हुए इमरजेंसी नंबर पर बताना है। और काम के दौरान ऐसी जगहों पर हाथ न डालें जहाँ पर दिखे न, पहले कहाँ पर आपकी नज़र पहुँचती है कहाँ तक दिखता है उतने में ही काम करना है, आपको ये ध्यान देना है। इम्पॉर्टेंट मैसेज देना है, उनकी फैमिली के बारे में बताना है कि आप घर से इतनी दूर आए हैं, किस लिए आए हैं, परिवार के लिए आए हैं तो वापस परिवार के पास जो है जिस तरह से आए हैं उसी तरह से वापस जाना है। आपको किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो, शरीर सही सलामत रहे, पैसे के लिए आए हैं, पैसे के साथ जाना। उनके कंधों पर जिम्मेदारियां हैं परिवार की, इनका एहसास कराना है उनको, जिससे कि वो काम करने के दौरान जो है सुरक्षा का खुद ब खुद पालन करें। और कुछ टॉपिक जैसे हो गया हाइट वर्क हो गया, रोड सेफ्टी हो गया, नॉइज़ पोल्यूशन हो गया, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी हो गया। जितना अधिक टॉपिक का यदि आप वीडियो कवर करते हैं, वीडियो वगैरह दिखाते हैं तो अच्छे से समझ में भी और बाकी स्लाइड्स तो आप जितना बढ़िया बनाएंगे, टॉपिक जो है इसी टॉपिक पर कोई बंदा 2 घंटा बोल सकता है, कोई 1 घंटा बोल सकता है, कोई ज़्यादा भी बोल सकता है, कोई कम भी बोल सकता है। तो बोलने का जो है तरीका सबका अलग अलग है। टॉपिक जो है सभी आपने देख लिया, इस पर आप स्लाइड बनाइए, अच्छे से जो है ट्रेनिंग दीजिए। नेक्स्ट हम किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं ये भी हम आपसे जो है चाहेंगे कि आप कमेंट करें। तब दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।